जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी है। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डोनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए हैं। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक भी ध्वस्त कर दिए। साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया है। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और दावा किया गया कि युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रमातोस के रेलवे स्टेशन, मारिपुल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही को दिखाया गया। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डट कर खड़े रहे। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। रूसी सेना यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाने में जुटी हुई है। रूसी सैनिकों ने डोनेस्क क्षेत्र में 120 स्कूलों, 103 किंडरगार्टन और 37 विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया है, किंडरगार्टन भी तबाह कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। रूसी सेना यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद स्कूल और यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने में जुटी हुई है। उधर जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति ट्रेन से कीव पहुंच गए। पिछले दिनों यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां की सड़कों पर घूमते नजर आए थे, जिसके बाद अब यूक्रेन का समर्थन करने का जिम्मा संभाला उसके पड़ोसी देशों ने। इनमें पोलैंड के अलावा बाल्टिक देश, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी शामिल रहे और इन सभी का जेलेंस्की ने कीव में पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां जेलेंस्की इनसे हाथ और गले मिलते दिखे। यही नहीं, इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई ताकि यूक्रेन की राजधानी से वो पुतिन सरकार को सख्त संदेश भेज सके। इतना ही नहीं, ये सभी मेहमान जेलेंस्की के हाथों के ऊपर हाथ रखते भी नजर आए ताकि उनके लिए मजबूती से समर्थन जताया जा सके। पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों के यूक्रेन की राजधानी कीव में जुड़ने के कई मायने हैं। इन देशों पर पुतिन की पहले से नजर है। ये देश अब नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वही उनके साथ भी दोहराया जाए। इसीलिए ये सारे देश इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। यही वजह है कि जंग के बीच में ही उन्हें कीव में कदम रखने पड़े, क्योंकि बात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि खुद की भी थी। और कीव ही नहीं, यूक्रेन के ये मेहमान बोरोद्वांका में भी पहुंच गए, जहां पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। और इसी जगह हुई तबाही पड़ोसी देशों के नेताओं को भी दिखाई गई। इस दौरान धमाके से टूट चुकी इमारतें और टैंक नजर आए। ये नेता वहां पूरे सुरक्षा घेरे में थे। अभी इस जगह पर राहत का काम जारी है। बोरोद्वांका की तबाही देखने के बाद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बताया कि इलाका काफी दर्द में है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वहां यूक्रेन के कई लोगों की हत्याएं हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। जबकि यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि बोरोद्वांका में बुचा शहर से भी ज्यादा बर्बरता हुई और इस हमले के बाद लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ की तबाही देखने के बाद पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैरान रह गए और ये हैरानी उन्होंने साझा बयान जारी करते समय भी जताई। इन नेताओं ने इस जंग को आतंकवाद करार दिया, साथ ही पुतिन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए। इसके अलावा यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों ने जंग के दौरान हुई बर्बरता की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही यूक्रेन पहुंचने पर जेलेंस्की ने इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और आगे भी रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की।
बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया है। सभी शहरों के लिए एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि रूस जल्द ही कई शहरों में भारी बमबारी कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग का आज 51वां दिन है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं और इससे पहले यूके समेत कुछ नेटो देशों के प्रमुखों का यूक्रेन दौरा हो चुका है। और अब बारी है अमेरिका की, यानी बाइडेन की, जो इस युद्ध की शुरुआत से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। 50 दिनों से जारी इस जंग में वो हथियारों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। रूस को धमकी तक दे रहे हैं, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। अब खबर ये आई है कि युद्ध के दौरान बाइडेन खुद यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, जिसके लिए व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मंथन इस बात पर भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किनका यूक्रेन जाना ठीक रहेगा। इसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों ना जाएं और उनकी जगह पर अमेरिका के रक्षा मंत्री को यूक्रेन भेजा जाए। कुछ दिन पहले यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक कीव पहुँच गए थे और ज़ेलेंस्की के साथ वहाँ की सड़कों पर चहलकदमी भी की थी। यूक्रेन के कुछ इलाकों से रूसी सेना पीछे हट गई है। जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं, उन इलाकों से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। इस बीच खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि रूस के हमले में खार्किव में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव। रूस के सैनिकों ने खार्किव पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन बताया गया कि रूसी फौज ने लगातार बमबारी कर पूरे शहर को तबाह कर दिया। उधर जंग के बीच खबर है कि पुतिन के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु का हार्ट अटैक उनको आया। दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में अब तक सफलता न मिलने की वजह से पुतिन उनसे काफी नाराज थे और उन्हें चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ही रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ गया। ये दावा किया रूसी मूल के एक इजरायली कारोबारी ने, जो कभी रूस का सबसे अमीर शख्स था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही उसकी तेल कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, वो 2003 में रूस छोड़कर इजराइल में जाकर बस गया। हालांकि पुतिन के रक्षा मंत्री पिछले कई हफ्तों से लोगों के सामने नहीं आए हैं। जंग की शुरुआत में ही वो नजर आए थे। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50 दिन बीत जाने पर पुतिन बेहद गुस्से में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डोनबास को रूसी सेना का मुख्य निशाना बताया है। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को बर्बाद करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. तो वहीं यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़ा जो फ्रांस है वो अप्रैल होते होते पुतिन की ही टीम में शामिल हो सकता है। मतलब अमेरिका का खेमा टूट सकता है और पुतिन को एक नया साथी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की एक पुरानी दोस्त फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं, जो कि 24 अप्रैल को होना है। और अगर कट्टरपंथी मारीन ले पेन जीत गए तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि यूरोप और पूरे के पूरे नेटो में उथल पुथल मच जाएगी। सत्ता और सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे और फ्रांस पुतिन के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की पुरानी साथी है और उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो फूटी आंख नहीं सुहाता, बल्कि वो तो ये वादा तक कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगी। यही वजह है कि मारीन ले पेन की फ्रांस की राष्ट्रपति पद की दावेदारी ने अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो को बुखार चढ़ाया हुआ है। मतलब एक तरफ स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश रूस से बचने के लिए नेटो की पनाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने नेटो से अलग होने का पासा फेंका हुआ है। और अगर वो फ्रांस की अगली राष्ट्रपति बन गई और फ्रांस नेटो से अलग हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इस लिहाज से नेटो का बेहद अहम साथी है। बल्कि मारीन ले पेन तो रूस और यूक्रेन की जंग के भी खिलाफ हैं।
अपने चुनाव प्रचार में वो फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने विरोधी एमेनुएल मैक्रो को ये कहकर घेर रही हैं कि उनका ध्यान रूस और यूक्रेन पर ही लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार न देने की मांग भी उठा चुकी हैं। और तो और मारीन ले पेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी खड़ी रही हैं। लेकिन वो रूस पर इतनी नरम क्यों है? तो असल में 53 साल की मारीन राइट विंग की कट्टरपंथी नेता हैं, जो कि पुतिन के करीबी हैं। इतनी करीबी कि पिछले बार फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते वक्त वो पुतिन से मिलने के लिए रूस भी गई थी। बल्कि अंदर की खबरें तो ये भी है कि मारीन ले पेन रूस के एक बैंक से 2014 में लोन भी ले चुकी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वो फ्रांस की राष्ट्रपति बनी तो फ्रांस का रिमोट कंट्रोल पुतिन के हाथों में आ जाएगा। उधर रूस के हमलों से तबाह खार्किव में एक ध्वस्त इमारत से उतरते हुए एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रूस के मिसाइल हमले ने एक कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। और उसी इमारत की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी उसकी छत की तरफ से नीचे की ओर उतरता नजर आया। जिस बिल्डिंग की छत से वो आदमी उतरता दिखा, उसके ऊपर और अगल बगल के हिस्से तो मिसाइल हमले की मार से थोड़ा बहुत बच भी गए थे, लेकिन बीच की कई मंजिलें तो पूरी तरह टूटी फूटी नजर आई, जिनकी परवाह न करते हुए वो आदमी बिल्डिंग की छत से पूरी सावधानी से एक पाइप के सहारे नीचे की मंजिल की तरफ उतरता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि उसने इसी इमारत में बने अपने फ्लैट से बचा कुचा सामान निकालने के लिए छत के रास्ते का इस्तेमाल किया। करीब 2 मंजिल नीचे उतरने के बाद वो आदमी बिल्डिंग के टूटे हुए उस हिस्से पर चढ़ गया जहाँ उसका फ्लैट था, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे वाले 2 मंजिलों के सामने एक पूरा का पूरा हिस्सा तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद वो आदमी वहीं ऊपर खड़ा होकर कुछ मिनटों तक नीचे की तरफ देखता रहा। ऐसे लगा मानो बिल्डिंग के गिरते हुए हिस्से को देखकर वो सदमे में आ गया। इस बीच खार्किव प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक रूसी सेना के हमलों में वहां बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई। रूस ने 24 फरवरी को किए गए हमले में सबसे पहले खार्किव को ही निशाना बनाया था और हमले के 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि अब तक वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में मारे गए लोगों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जंग के 50वें दिन खार्किव पर रूस की तरफ से 34 रॉकेट भी दागे गए, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। और इसी बीच पुतिन की सेना पर जंग के दौरान आम लोगों पर अत्याचार करने के आरोपों की जांच फ्रांस में शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में मौजूद फ्रांस के भी कई नागरिकों पर जुल्म ढाए, जिसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में जांच टीम जुट गई। ये टीम फ्रांस के उन नागरिकों से पूछताछ कर रही है जो हाल ही में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे हैं। आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लोगों के साथ उन पर भी अत्याचार किए जो युद्ध अपराध के दायरे में आते हैं। बताया गया कि लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले यूक्रेन में जारी कत्लेआम का मामला कई बार यूएन में उठ चुका है। वहीं बुचा नरसंहार की घटना के बाद तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया था। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। वहीं यूक्रेन में जारी जंग की वजह से तुर्की की चांदी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन तुर्की से लगातार हथियारों की खेप मंगवा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की में हथियार बनाने वाली कंपनियां माला माल हो रही हैं। तुर्की से हथियारों का जखीरा लगातार यूक्रेन भिजवाया जा रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा मांग बायरख्तार TB2 ड्रोन की है, जो रूसी सेना के लिए अब तक काल साबित हुआ है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरख्तार TB2 रूस के कई टैंकों को तबाह कर चुका है। यही वजह है कि जंग की शुरुआत से ही इस ड्रोन की यूक्रेन में भारी मांग है। इसके अलावा तुर्की से जंगी जहाजों का बेड़ा भी लगातार नेटो के जरिए यूक्रेन भेजा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा तुर्की को हो रहा है।
खबर है कि इस साल के 3 महीनों में तुर्की ने 58.9 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 450 करोड़ से ज्यादा के सैन्य उपकरणों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में उसने सिर्फ 1.9 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 15 करोड़ का ही निर्यात किया था। यानी रूस के हमले के बाद से भले ही यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन तुर्की फायदे में है। उधर जर्मनी ने रूसी कारोबारी एलिशर उस्मानोव की दिलबर नाम की एक लग्जरी यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है और इसी वजह से जर्मनी ने उसकी सुपर यॉट को जब्त कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट बताई जाती है। इसे पुतिन की करीबी अरबपति कारोबारी एलिशर उस्मानोव के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था, जिसके तहत जंग शुरू होने के 4 दिन बाद ही एलिशर उस्मानोव पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे और अब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में उनकी आलिशान यॉट को भी जब्त किया गया, जिसे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगने से पहले ही एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जो उनकी बहन चलाती है। लेकिन जर्मनी में यॉट को कब्जे में लेने वाले अधिकारियों ने बताया कि असल में वो एलिशर उस्मानोव की ही है और करीब 36 यात्रियों और 96 क्रू मेंबर की क्षमता वाली दिलबर नाम की ये यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं। बताया गया कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ये यॉट 512 फीट लंबी है, जिस पर 2 हेलीपैड बने हैं। इसके साथ ही इसमें इतना बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल बनाया गया है, जैसा अब तक किसी भी यॉट में नहीं बनाया गया। इतनी सारी सुविधाओं की वजह से ही इसकी कीमत भी आसमान छूती है। उस्मानोव की ये लग्जरी यॉट 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा की है, यानी भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 5300 करोड़ रुपए है। और इतनी महंगी यॉट के मालिक 68 साल के एलिशर उस्मानोव खुद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 86वें नंबर पर बताए जाते हैं। वहीं खबर है कि चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा रवाना किया है। यूक्रेन में जंग के बाद चीन और अमेरिका में तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि अमेरिका ने चीन को डराना शुरू कर दिया है। द यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया है कि चीन को उसकी हद याद दिलाने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा चीन के नजदीक ग्वाम रवाना कर दिया है। अमेरिका का ये बेड़ा उसका 5वां सबसे बड़ा बेड़ा है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में उसकी ताकत बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की चहलकदमी रोकना चाहता है। ये वो इलाका है जहां चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। श्रीलंका में तो उसने पोर्ट सिटी तक बना डाली, जहां से वो हिंद महासागर पर नजर रखेगा। लेकिन अब अमेरिका ने उसे सबक सिखाने की कसम खा ली है।